Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. और हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ने के लिए आप जो एक लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उस पर क्लिक करके आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हो। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ये टॉपिक नंबर 5 है फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 12th बायोलॉजी से। इस टॉपिक में हमें ये सारे सब पॉइंट्स कवर करने हैं, जिनमें से बहुत सारे सब पॉइंट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो मिस किया है तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे वो वीडियोस देख सकते हो। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हार्डी-विनबर्ग्स प्रिंसिपल एंड एडाप्टिव रेडिएशन। तो ये टॉपिक्स जो हैं आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हार्डी-विनबर्ग्स प्रिंसिपल से। ये लॉ जो है वो कहता है that at point of equilibrium the gene allele frequency and genotypic frequency remain constant from generation to generation। मतलब इस प्रिंसिपल के अनुसार जब इक्विलिब्रियम पॉइंट रहता है उस इक्विलिब्रियम पॉइंट में जो जीन फ्रीक्वेंसी होता है या फिर जो जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी होता है दोनों भी कांस्टेंट रहता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। बट याद रखें ये हार्डी जो प्रिंसिपल है वो सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पॉइंट का बात कर रहा है। जब कोई नेचुरल सिलेक्शन काम नहीं करता है उस दौरान आप इस इक्विलिब्रियम पॉइंट को अप्लाई कर सकते हो, या फिर कोई जब म्यूटेशन नहीं हो रहा हो या कोई वेरिएशन नहीं आ रहा हो तभी सिर्फ आप इस प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हो एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। यदि आप स्टडी करो सिर्फ डाइप्लॉइड या फिर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स को, ऐसे एनिमल्स जो डाइप्लॉइड है मतलब उनमें 2n है और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उनका पॉपुलेशन बहुत ही लार्ज है और फ्री इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन है। मतलब कोई भी एनिमल दूसरे एनिमल के साथ जो है मेट कर सकता है। वहां पे मेटिंग के लिए जो है वो रैंडम है, कोई सिलेक्शन नहीं है कि सिर्फ यही वाला जो है उसी के साथ मेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ग्रीन कलर का फ्रॉग है और येलो कलर का फ्रॉग है, ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रीन वाला सिर्फ ग्रीन वाले के साथ ही मेट करेगा या फिर येलो वाला येलो वाले के साथ, ऐसा नहीं है। ग्रीन वाला येलो वाले के साथ भी मेट कर सकता है। मतलब यहाँ पे रैंडम मेटिंग है जिससे जनरेशन आगे बढ़ेगा विदाउट एनी सिलेक्शन। और इस कंडीशन में जो चेंज इन अली फ्रीक्वेंसी आएगी उसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, तो ये जो लॉ है, ये जो प्रिंसिपल है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है जहां पे जो है लार्ज फ्री इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन है, मेटिंग रैंडम है, कोई सिलेक्शन नहीं है। ठीक है, अब ऐसे केस में आप देखोगे कि आपका जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम जो बना है उस क्रोमोसोम पे 2 अली होते हैं। तो सिंगल लोकस पे 2 अली होते हैं। तो सिंगल लोकस मतलब एक सिंगल पॉइंट में यदि आप 2 सिस्टर क्रोमोसोम्स ले लो तो दोनों पे जो है 2 अली है। तो ये सिंगल लोकस मतलब सेम पोजीशन और 2 अली मतलब एक जो है कैपिटल ए है और एक स्मॉल ए, तो 2 डिफरेंट ट्रेंड्स के साथ है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है अली का प्रेजेंट होने का, हम उसे कहेंगे ए के लिए पी और स्मॉल ए के लिए हम क्यू। तो ये हुए फ्रीक्वेंसीज। बट याद रखें कोई भी फ्रीक्वेंसी जो है एक सिंगल लोकस के लिए या एक सिंगल पॉइंट के लिए हमेशा उसका सम 1 होता है। इसलिए यहाँ पे हमारा P प्लस Q यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि वो सिंगल लोकस की हम बात कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे अली फ्रीक्वेंसी क्या है, P प्लस Q इक्वल टू 1।
अब जो जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी होता है दोनों अली का, वो रिप्रेजेंट होता है बाय P प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ याद रखें, जो अली फ्रीक्वेंसी है इस केस में, या फिर कोई भी जो आप सिंगल पोजीशन स्टडी कर रहे हो उस केस में, अली फ्रीक्वेंसी होता है कैपिटल P प्लस कैपिटल Q इक्वल्स टू 1। और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी जो होता है, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी हम कहेंगे, तो ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी होता है स्मॉल p प्लस स्मॉल q स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यदि आप इसका बाइनोमियल लो, दैट इज इसको सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ध्यान रखें, जो आपका p स्क्वायर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल A को, आपका q स्क्वायर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल a को, क्योंकि q रिप्रेजेंट करता है स्मॉल a और p रिप्रेजेंट करता है कैपिटल A। बट जो आपका pq है वो रिप्रेजेंट करने वाला है अब कैपिटल A स्मॉल a को, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पे दिखा सकते हो इनका रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ ध्यान रखें, जो भी कैपिटल A वाला ट्रेंड का ऑर्गेनिज्म रहेगा विथ कैपिटल A प्लस स्मॉल a, इन सम का जो जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी का सम है वो 1 ही आएगा। और इसलिए यहाँ पे हम इसे कहते हैं जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू P प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ याद रखें, इसलिए यहाँ पे आप पन्नेट स्क्वायर के इससे भी आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो सपोज आपके पास एक मेल स्पीशीज है जो हाइब्रिड है, दैट इज कैपिटल A स्मॉल a, क्योंकि यहाँ पे 2 कैपिटल A स्मॉल a है ना, और दूसरा हाइब्रिड है, एक मेल है जो कैपिटल A स्मॉल a, तो एक फीमेल है एक मेल है, दोनों भी हाइब्रिड है। अब दोनों में क्रॉसिंग हो रहा है, तो जो मेल है वो दो आपको यहाँ पे ये निकालेगा गैमेट्स कैपिटल A स्मॉल a, और जो फीमेल है वो भी कैपिटल A स्मॉल a। अब दोनों में जो है क्रॉसिंग होगा, तो आपको जो है एक मिलेगा कैपिटल A दैट इज P स्क्वायर, एक मिलेगा स्मॉल a दैट इज Q स्क्वायर, एक मिलेगा कैपिटल A स्मॉल a दैट इज PQ, और एक मिलेगा कैपिटल A स्मॉल a दैट इज PQ। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको यहाँ पे मिला P स्क्वायर मिला है आपको, करेक्ट, प्लस Q स्क्वायर मिला है आपको, करेक्ट, प्लस 2pq। इसका मतलब देखिए, आपको एक p स्क्वायर एक q स्क्वायर और 2 pq मिला है। ये मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो हैंस प्रूव्ड है। इसलिए ऐसा कोई भी पॉपुलेशन हो जहां इंटरब्रीडिंग में कोई मतलब ऐसा कंडीशन नहीं है, मेटिंग जो है वो फ्री है, रैंडम है, कोई सिलेक्शन नहीं है, वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वैसे केसेस में ये वाला जो जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी हमेशा p प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 को ही फॉलो करता है, और अली फ्रीक्वेंसी p प्लस क्यू इक्वल टू 1 को। तो यहाँ पे आप याद रखना होगा आपको, ये प्रिंसिपल सिर्फ और सिर्फ उन पे लागू है जहां कोई जीन माइग्रेशन नहीं हो रहा है, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं हो रहा है, म्यूटेशन नहीं है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं है, नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, या रैंडम मेटिंग नहीं है। यदि इनमें से कोई भी हो, जैसे कि जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन या नॉन रैंडम मेटिंग, इनमें से कुछ भी काम करे, तो फिर ये हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, चेंज हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है। जो ये फैक्टर्स हैं वो जो है पॉपुलेशन में काम करेंगे, मतलब हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो पॉपुलेशन में काम करेगा इन एब्सेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या म्यूटेशन, जिसकी वजह से ये पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल है बट नॉन इवॉल्विंग है, क्योंकि वहां पे कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, म्यूटेशन नहीं है, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं है। तो ऐसे पॉपुलेशन में जो स्टेबल हो जाएगा तब ये प्रिंसिपल काम करेगा, बट वो पॉपुलेशन नॉन इवॉल्विंग टाइप का हो जाएगा, मतलब उसमें कोई भी इवोल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज का जो है एडेप्टिव रेडिएशन। अब एडेप्टिव रेडिएशन मतलब क्या, मतलब ये एक प्रोसेस है इवोल्यूशन का, जिसके वजह से ट्रांसफॉर्मेशन आता है, जिसके कारण ओरिजिनल स्पीशीज जो है वो डिफरेंट वैरायटीज में डेवलप हो जाता है, और उसे हम कहते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। मतलब जो आज हम हैं
एक्चुअली वो हम कुछ सालों पहले नहीं थे, हम जो एक ओरिजिनल स्पीशीज से ओरिजिनेट हुए हैं डिफरेंट फॉर्म्स में। तो यही प्रोसेस जो इवोल्यूशन का, जिसकी वजह से एक स्पीशीज बहुत अनेक टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ स्पीशीज में डेवलप हो रहा है, उसे कहते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एडेप्टिव रेडिएशन का, हुआ डार्विन फिंचेस। तो ये जो डार्विन फिंचेस है, डार्विन साइंटिस्ट जो है वो एक आइलैंड पे जाके स्टडी कर रहे थे। तब उन्होंने ये पाया कि उस आइलैंड पे, गैलोपगस आइलैंड पे एक बर्ड है। ये बर्ड जो था वो सीड ईटिंग बर्ड है, इससे ही ओरिजिनेट हुए हैं डिफरेंट बर्ड्स। तो ये एक सीड ईटिंग बर्ड जो है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ आइलैंड में माइग्रेट हो गया। उस आइलैंड के एनवायरनमेंट के अनुसार उसने अपने आप को ढाल लिया और उसके हिसाब से वो डेवलप होने लगा। तो जहां पे इंसेक्ट मिल रहे थे, उसने अपने बीक को इंसेक्ट ईटिंग बीक में डेवलप कर लिया। जहां कुछ खाने के लिए मिल रहा था, उसने अपने बीक को वैसे डेवलप कर लिया। तो ये सारे बर्ड जो हैं ओरिजिनली सिर्फ एक ही वर्ड से जो है डेवलप हुए हैं, बस एनवायरनमेंट डिफरेंट मिलने की वजह से वो जनरेशन टू जनरेशन चेंज हुए अकॉर्डिंग टू देयर फूड, अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइमेट, और ये डिफरेंट बर्ड्स में डेवलप हो गए। मतलब इनका जो ओरिजिन है सिर्फ वो एक ही है, और इसे हम कह सकते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। नेक्स्ट बेस्ट एग्जांपल है एडेप्टिव रेडिएशन का ऑस्ट्रेलियन मार्सुपिलिस। ठीक है, अब मार्सुपिलाइस जो है वो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपिलाइस, ये ऐसे दिखते हैं। एक्चुअली ये भी, इनके एंसेस्टर भी एक ओरिजिनल एक ही स्पीशीज था, जो डिफरेंट एरियाज ऑफ ऑस्ट्रेलिया में स्प्रेड होते गए, उधर के एनवायरनमेंट कंडीशन, फूड कंडीशन के अनुसार अपने आप को ढाल लिए, और फिर वो डिफरेंट स्पीशीज के टाइप में डेवलप होने लगे ड्यू टू म्यूटेशन, वेरिएशन और इवोल्यूशन। नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है वो है एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो क्या एविडेंसेस है जिससे प्रूव हो सकता है कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है, क्योंकि आज जो हम हैं वो पहले नहीं थे। तो जो पहले थे वो एक्चुअली हम थे, और फिर हम धीरे धीरे ऐसे कैसे बने। तो ये सब जो भी क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ जो है एविडेंसेस से प्रूव हो सकता है। तो कौन से एविडेंसेस है जो ये हेल्प करता है हमें प्रूव करने के लिए कि प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन हुआ है। तो वो जो है वो एविडेंसेस वेरियस ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी से कलेक्ट किए जाते हैं, जैसे कि पैलेंथोलॉजी से, कंपैरेटिव एनाटॉमी से, एम्ब्रियोलॉजी से, या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से। ये डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो हमें हेल्प करता है एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, जिससे प्रूव हो कि हाँ इवोल्यूशन हुआ है और उसके वजह से जो है स्पीशीज डेवलप हुए हैं। तो आज जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो है पैलेंथोलॉजी। तो ये क्या है और कैसे हमें हेल्प करता है एविडेंस कलेक्ट करने के लिए इवोल्यूशन का। तो पैलेंथोलॉजी क्या होता है? ये एक्चुअली एक स्टडी होता है एशियंट लाइफ का विथ हेल्प ऑफ फॉसिल्स। तो पैलेंथोलॉजी में हम एक्चुअली जो है एशियंट लाइफ को हम स्टडी करते हैं, किसके हेल्प से? फॉसिल्स के हेल्प से। फॉसिल्स अब क्या होते हैं? फॉसिल्स एक्चुअली डेड रिमेन्स हैं प्लांट्स या एनिमल्स के, जो बहुत पहले सालों पहले जो है इधर थे, इस लैंड पे थे, बट अब वो दब चुके हैं, मर चुके हैं, और उनके रिमेन्स बच गए हैं वेरियस जियोलॉजिकल लेयर्स में। तो फॉसिल्स मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि वो सड़े गले या फिर ऐसे पार्ट डेड प्लांट्स और एनिमल्स के जो धीरे धीरे जमीन में दबते गए और फिर उधर एक रिमेन की तरह बच गए। ठीक है, और उस फॉसिल का जो स्टडी करके हम पहले वाले लाइफ को पता लगाते हैं, इवोल्यूशन को पता लगाते हैं, उसे कहते हैं पैलेंथोलॉजी। अब ये फॉसिल्स हमें हेल्प कैसे करते हैं? तो जो स्टडी है फॉसिल्स का वो हमें प्रोवाइड करता है कि यस, कि हम डायरेक्टली मतलब हमारे पास एविडेंस हो जाता है कि इवोल्यूशन हुआ है। तो फॉसिल्स हमें किस चीज में हेल्प करते हैं? ये कन्विंस करने में और ये एविडेंस जोड़ने में कि इवोल्यूशन हुआ है, पहले हम अलग थे और धीरे धीरे सालों तक इवॉल्व होते होते आज हम ऐसे बने हैं। तो जो बीच का जो रिमेन्स है या पहले के रिमेन्स है, जो बॉडी स्ट्रक्चर, हमें हेल्प करता है आज के डेट के एनिमल्स के साथ जोड़ने में और प्रूफ करने में कि धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ था। नेक्स्ट है
फॉसिल जो है वो फॉर्म होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में या अंबर में, दैट इज येलोइश फॉसिल रेजिन में, या आइस में, या पिट ब्लॉक्स में। तो फॉसिल्स कहीं पे भी इनमें से हो सकते हैं। फॉसिलाइजेशन के दौरान जो ऑर्गेनिज्म का जो प्रिमिटिव फॉर्म है, मतलब जो ऑर्गेनिज्म का स्टार्टिंग का फॉर्म है, वो ऑक्यूपाई करता है ओल्डर या फिर लोअर लेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर रॉक या आइस, और जो एडवांस्ड फॉर्म है वो अपर लेयर या मोस्ट रिसेंट लेयर ऑफ अर्थ को ऑक्यूपाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमारे पास एक प्लांट है जो 1000 ईयर पहले हुआ करता था। वो प्लांट जो मरा वो फॉसिल के फॉर्म में एक रॉक में दब गया, फिर उसके ऊपर एक लेयर आ गया सॉइल का। अब उसके बाद 500 ईयर बाद भी वहां पे एक प्लांट होगा, अब वो भी दब गया, ठीक है, उसी के ऊपर वाले लेयर में। और फिर उसके बाद 100 ईयर्स बाद भी एक प्लांट आया, उसके ऊपर एक लेयर बना, तो वो भी दब गया। इस दौरान आप देखोगे जब सबसे प्रिमिटिव या सबसे ओल्डेस्ट वाला ऑर्गेनिज्म है वो सबसे नीचे वाले लेयर में मिलता है, और जो नया ऑर्गेनिज्म है वो सबसे ऊपर वाले लेयर में। अब टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, तो फॉसिल्स कितने टाइप के होते हैं? तो फॉसिल्स 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है एक्चुअल रिमेन्स, दूसरा है मोल्ड्स, तीसरा है कास्ट, और चौथा है कॉम्प्रेशंस। तो ये 4 टाइप ऑफ फॉसिल्स हैं। पहला जो हम देखेंगे वो है एक्चुअल रिमेन्स। तो एक्चुअल रिमेन्स होते क्या हैं? तो एक्चुअल रिमेन्स जो है वो एक्चुअली सबसे कॉमन टाइप ऑफ फॉसिल्स में गिना जाता है। इस केस में क्या होता है, जो प्लांट्स, एनिमल्स या ह्यूमन बॉडीज होते हैं वो डायरेक्टली जो है स्नो में या फिर आर्टिक में या अल्पाइन स्नो में दब जाते हैं और एक्चुअल स्टेट में वैसे के वैसे रह जाते हैं। क्योंकि स्नो बहुत कोल्ड होता है, इसलिए वो उस बॉडी को प्रिजर्व करने में हेल्प करता है और सालों तक वो बॉडी वैसे के वैसे ही स्नो में दबी रहती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ये ऊली मैमोथ जो साइबेरिया में पाया गया था, जो वैसे के वैसे ही सेम कंडीशन में दबा हुआ था आइस में। या फिर अंबर या हार्डेंड रेजिन जो जिसमें प्रिजर्व होते हैं बॉडीज ऑफ वेरियस इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपोड्स। तो ये हुए एक्चुअल रिमेन्स। नेक्स्ट है मोल्ड्स। अब मोल्ड्स क्या होते हैं? तो मोल्ड्स एक्चुअली एक हार्डेंड इनकेसमेंट होता है जो फॉर्म होता है आउटर पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिमेन्स, जो बाद में जाके डीके हो जाते हैं और कैविटी छोड़ देते हैं। सपोज एक इंसेक्ट है, ठीक है, तो सपोज ये एक इंसेक्ट है और ये मर गया। अब ये मरने के बाद क्या हुआ, वो ना एक गीले से जमीन पे गिर गया। अब उसका जो है वो इंप्रेशन उस जमीन पे बन गया है, ठीक है। अब थोड़े सालों बाद ये इसका बॉडी सड़ जाएगा, बट इसके जो आउटर पार्ट के इंप्रेशंस है वो उस फॉर्म में कास्ट हो जाएंगे, ठीक है, उस फॉर्म का वो शेप ले लेंगे उस रॉक में या फिर उस लैंड पे, ठीक है। तो जिससे जो पार्ट है प्लांट या एनिमल का वो बाद में डीके तो हो गया है, बट उसका एक छाप या इंप्रेशन स्टिल उधर रह गया है और ये इंप्रेशन हमेशा परमानेंट रहेगा। और मोल्ड का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है फुटप्रिंट्स। तो आप कोई गीले जमीन पे चलोगे तो आपके एक फुटप्रिंट्स वहां छूट जाते हैं, और ये फुटप्रिंट्स जो है वो हमेशा वहां रहेंगे। जब वो सूख भी जाएगा जमीन तो वो हमेशा वहां पे रहेगा। तो वो जो खड्डा वाला जैसे जगह है फुटप्रिंट्स की वजह से बना है, उसे हम मोल्ड कह सकते हैं। तो मोल्ड मतलब क्या, एक बस एक आउटर स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी का एक इंप्रेशन रह जाना उधर, और वो हमेशा के लिए रह जाता है। तो ये एक एग्जांपल है मोल्ड का, जहां एक इंसेक्ट जो है एक रॉक में दब गया है, बाद में उसकी बॉडी भले ही सड़ गई है बट उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अभी भी रॉक में बना हुआ है। नेक्स्ट है कास्ट। कास्ट मोल्ड से ही रिलेटेड एक वर्ड है। तो कास्ट क्या होता है, जो मोल्ड जो है उससे जो छूटा हुआ स्पेस था, तो एक इंसेक्ट जैसे अभी हमने पिछले बार देखा मोल्ड में, तो ये इंसेक्ट का ये एक छापा छूट गया है रॉक में, वो मर गया है, ठीक है, वो सड़ गया है, उसके बाद ये छाप छूट गया है, मतलब यहाँ पे कैविटी बन गई है, करेक्ट। तो इस कैविटी में जो है दूसरे मिनरल्स आके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। तो इस कैविटी में दूसरे ये मिनरल्स आके डिपॉजिट हो रहे हैं और वो इंसेक्ट का ही शेप ले रहे हैं उसकी बॉडी का, क्योंकि उधर उतना ही स्पेस बना हुआ है और ये हार्ड हो जाते हैं ये मिनरल। बट ये मिनरल पे एक करेक्ट स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल फीचर ऑफ दैट इंसेक्ट आ गया है और इसलिए कास्ट इंपॉर्टेंट है।
तो कास्ट मोल्ड से रिलेटेड है, तो ये है आपका मोल्ड एक्चुअली जिसमें कैविटी रह गया है, क्योंकि वहां पर इंसेक्ट जो है वो सड़ गया है, उसका एक्सटर्नल फीचर्स का कैविटी बन गया है, और इस कैविटी में दूसरे जो है हार्ड मिनरल्स आके डिपॉजिट हो गए और वो मिनरल ने वैसा ही शेप ले लिया और इसे हम कहेंगे अब कास्ट। तो कास्ट एक्चुअली बनता है मोल्ड से ही। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्रेशंस। कंप्रेशंस क्या होता है? तो कंप्रेशंस एक्चुअली जो है वो एक इंटरनल स्ट्रक्चर उसमें एब्सेंट होता है कंप्रेशन में, बट एक थीन कार्बन फिल्म बना रहता है जिससे हमें आउटलाइन बन जाता है एक्सटर्नल फीचर का। तो ये है एक कंप्रेशन का एग्जांपल जहां किसी प्लांट के लीफ का कंप्रेशन है। तो ये प्लांट की लीफ जो है इधर गिर गए हैं, अब इधर क्या हुआ है, ना कोई खड्डा हुआ है जैसे मोल्ड में होता है, ना कोई कास्ट है, कोई मिनरल इस पे डिपॉजिट नहीं हुआ है, बट हाँ स्टिल हम उस लीफ का एक्सटर्नल फीचर दे सकते हैं। देखो ये वेन दिख रहा है और बाकी लीफ का और दूसरे कंडीशन दिख रहे हैं, क्योंकि ये लीफ यहाँ रह गया है, वो बाद में भले ही सड़ गया हो बट उसका एक थीन कार्बन फिल्म का एक छाप इस पे रह गया है और उससे हमें आउटर स्ट्रक्चर या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर उस लीफ का पता चल रहा है और इसे हम कहते हैं कंप्रेशंस। नेक्स्ट है व्हाई दिस पैथोलॉजी इज सो इंपॉर्टेंट। क्यों हम फॉसिल्स पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट है? पहला, ये हेल्प करता है हमें रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए फाइलोजेनी, मतलब क्या हुआ होगा पहले, मतलब कैसा वो जीव दिखता होगा, उसका एक्सटर्नल फीचर्स जानने के लिए। नेक्स्ट है वो हेल्प करता है हमें स्टडी करने के लिए वेरियस फॉर्म्स और स्ट्रक्चर एक्सटिंक्ट एनिमल्स के। तो जो एनिमल्स आज के डेट में नहीं रहे हैं उनका कैसा स्ट्रक्चर हुआ होगा, उनके फॉर्म क्या थे, वो कैसे रहते होंगे, वो सब स्टडी करने के लिए हमें ये हेल्प करता है। नेक्स्ट वो प्रोवाइड करता है हमें मिसिंग लिंक बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि रेप्टाइल्स और बर्ड दो डिफरेंट स्पीशीज हैं, दो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है, बट क्या रेप्टाइल और बर्ड के बीच में भी कोई एक स्पीशीज था जो रेप्टाइल को बर्ड में या बर्ड को रेप्टाइल में बनने में हेल्प किया? तो ये जो मिसिंग लिंक है वो हमें हेल्प करेगा कौन फाइंड आउट करने के लिए? पैलेंथोलॉजी। नेक्स्ट है वो हेल्प करता है हमें स्टडी करने के लिए जो एक्सटिंक्ट और जो एनिमल्स जो अब मिलते नहीं है उनका हैबिटेट, मतलब वो कैसे जीवन जिए होंगे, कहाँ पे रहे होंगे, ठीक है, और कैसे जीते होंगे। नेक्स्ट, पैथोलॉजी ने हमें बहुत सारे दूसरे एविडेंस भी हेल्प किए हैं स्टडी करने के लिए, जैसे कि पहला कनेक्टिंग लिंक या मिसिंग लिंक। तो जैसे मैंने बताया कनेक्टिंग लिंक या मिसिंग लिंक एक ऐसा लिंक है जो ए पॉपुलेशन को बी पॉपुलेशन से कनेक्ट करता है। तो ए और बी के पॉपुलेशन के बीच में क्या कोई सी पॉपुलेशन रहा होगा जिसने ए को बी में या बी को ए में डेवलप करने के लिए हेल्प किया होगा, और ये सी पॉपुलेशन आज के डेट में नहीं है, बट क्या ये था, और यदि था तो ये प्रूफ करेगा कि ए ही बी से या बी ही ए से डेवलप हुआ है। तो ये जो फॉसिल्स हैं उनके जो ट्रांजिशंस या इंटरमीडिएट होते हैं वो दो ग्रुप्स को कनेक्ट कर देते हैं। तो फॉसिल्स यदि कोई इंटरमीडिएट स्पीशीज के हैं तो दो ग्रुप को हमें कनेक्ट करने में हेल्प करेंगे। ये जो फॉसिल्स होंगे इंटरमीडिएट ग्रुप का या ट्रांजिशनल ग्रुप का, उन फॉसिल्स में हमें दोनों भी ग्रुप्स के कैरेक्टर्स दिखेंगे। जैसे कि यदि हम फॉसिल सी का देख रहे हैं तो इस सी के फॉसिल में हमें ए का भी और बी पॉपुलेशन के भी कैरेक्टर देखने के लिए मिलेंगे। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सीमोरिया। अब ये क्या होता है? ये एक्चुअली कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एम्फिबियंस एंड रेप्टाइल्स। तो जो एम्फिबियंस है और रेप्टाइल है उनके बीच में भी एक स्पीशीज था जिसने एक्चुअली एम्फिबियंस को रेप्टाइल में डेवलप होने के लिए, इवॉल्व होने के लिए हेल्प किया, और वो है सेमोरिया। नेक्स्ट है जो है आर्क्योटेरस। तो ये है आर्क्योटेरस। अब आर्क्योटेरस जो है एक्चुअली कनेक्टिंग लिंक है रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में। तो ये है आर्क्योटेरस जो एक्चुअली एक कनेक्टिंग लिंक है कि यस रेप्टाइल से ही बर्ड्स डेवलप हुए हैं। तो ये एक डायनासोर के टाइम से जाना जाने वाला जिसका फॉसिल आज के डेट में मिला है हमें, ठीक है, जोरासिक पार्क से, और उसका है आर्क्योटेरस। तो
जो आर्क्योप्टेरस है वो एक्चुअली एक फॉसिलाइज्ड क्रो साइज टूथ का बर्ड है जो हमें मिला है जोरासिक रॉक्स इन जर्मनी से। ये एक्चुअली कहा जाता है कि ये मिसिंग लिंक है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, जो प्रूफ करता है कि यस रेप्टाइल्स से ही बर्ड्स बने हैं। और ये जो आर्क्योप्टेरस है उसमें दोनों भी कैरेक्टर्स दिखते हैं, रेप्टाइल्स के भी और बर्ड्स के भी। तो चलिए हम देखते हैं ये आर्क्योप्टेरस में रेप्टाइल्स के कौन कौन से कैरेक्टर्स दिखते हैं। तो पहला रेप्टाइलियन कैरेक्टर इसमें दिखता है कि इसके पास लॉन्ग टेल है, इसके पास क्लॉज है और उसके बॉडी के ऊपर जो है स्केल्स प्रेजेंट है। दूसरा कि ये सिंगल हेडेड रीब वाला एनिमल है, ठीक है। थर्ड, इसके एब्डोमिनल रीब जो है वो प्रेजेंट है और वो क्रोकोडाइल के रीब से जो है मेल खाते हैं, मतलब वो क्रोकोडाइल के रीब जैसे दिखते हैं। क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल है, इसलिए ऑब्वियसली फिर ये भी एक रेप्टाइल के ही रीब जैसा उसके पास एब्डोमिनल रीब है। नेक्स्ट, इसके जो है वो मोनोडोन टूथ से बने हुए हैं। नेक्स्ट, इसमें स्टर्नम विदाउट क्लीन है। और लास्ट, इसमें बोन्स जो है वो सॉलिड है, ठीक है। और इसके हिंड लिम्स जो है उसमें 4 क्लॉड डिजिट्स हैं, मतलब उसको 4 फिंगर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बर्ड लाइक कैरेक्टर। तो इसमें कौन से बर्ड लाइक कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे? पहला, फेदरी एक्सोस्केलेटन, इसके पास फेदर्स हैं। नेक्स्ट, 4 लिम्स जो है वो विंग्स में मॉडिफाई हो गए हैं क्योंकि वो उड़ सके। नेक्स्ट, जॉज जो है वो मॉडिफाई हो गया है वीक में। यहाँ पे स्कल बोन जो है वो फ्यूज्ड है जैसे बर्ड्स में होता है। नेक्स्ट, उसके पास लार्ज राउंडेड क्रेनियम है। नेक्स्ट, क्रेनियम जो है वो लार्ज ऑर्बिट और सिंगल कॉन्डाइल है। नेक्स्ट, लिम्ब बोन्स जो है वो बर्ड के जैसे हैं। नेक्स्ट, हिंड लिम्ब जो है उनमें 4 टोज है। फर्स्ट टो जो है वो अपोजिबल है जैसे बर्ड्स में होता है, किसी भी चीज को आसानी से पकड़ने के लिए। और इसी से प्रूव होता है कि यस ये आर्क्योप्टेरस जो है ये रेप्टाइल और बर्ड के बीच में एक जोड़ने वाला लिंक है, जिससे प्रूव होता है कि यस रेप्टाइल से ही बर्ड्स डेवलप हुए थे। And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends. And before departing, life has meaning only if you do what is meaningful to you. And that's all for today. Thank you. Stay